स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम फैजल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। 7 साल की उम्र से मेरे चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन लोगों ने मुझे सारी ज़िंदगी बहुत प्यार किया था। मेरी चाची की 2 बेटियां थीं और दोनों ही बहुत प्यारी थी। जीते जी मेरे पापा का सपना था कि वो मुझे हाई स्टडी करवा कर किसी कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहते थे। मगर जब मैं 7 साल का था तभी पापा और मम्मी दोनों ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरे पापा मरने से पहले मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे चाचा जी को दे गए थे। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। मेरे चाचा ने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला था। चाचा के पास तो कोई बेटा भी नहीं था, इसलिए वो मुझे ही अपना बेटा मानते थे। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, इसलिए पापा ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले मेरे नाम कर दी थी और इस प्रॉपर्टी से मेरे चाचा जी ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मेरे पापा का काफ़ी सारा बैंक बैलेंस था जो मेरे नाम पर था और काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी, जबकि मेरे चाचा का मामूली सा बिजनेस था। चाचा चाची ने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, जबकि मेरा घर हैदराबाद में था। 7 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो फिर मेरी सिर्फ चाचा चाची से फ़ोन पर ही बात होती थी। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं चाचा चाची के घर आया तो मुझे बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि मेरे माँ बाप के बाद मेरे लिए वही सब कुछ थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का नाम रूही और छोटी बेटी का नाम मुस्कान था। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। उन दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुस्कान तो मुझे अपना भाई मानती थी और दोनों ही मुझसे उम्र में छोटी भी थी। लेकिन रूही बिहेवियर की बहुत अलग थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि वो बचपन से ही मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करती थी। रूही के अंदर एक कमी थी। रूही एक टांग से विकलांग थी। वो ठीक से चल नहीं सकती थी। कई साल गुजरने के बाद हम लोग जवान हो गए थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए मुझे अब घर जाना था। मैं घर आया तो सब लोगों ने मेरा अच्छी तरह से वेलकम किया था। सब लोग मेरे घर आने से बहुत खुश हुए थे। मैं भी इतने सालों बाद सबसे मिला था, इसलिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपना घर तो अपना ही होता है। यहाँ आने के बाद मुझे जितना इन लोगों से मिलने की खुशी हुई थी, उतना ही मुझे अपने पेरेंट्स की याद भी आई थी कि काश अगर वो आज ज़िंदा होते तो अपने बेटे की पढ़ाई पूरी होने पर कितना खुश होते। अब मुझे अपनी जॉब की जुगाड़ करनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसलिए मुझे किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। समय कई साल आगे बढ़ गया था। इस दौरान मुस्कान का रिश्ता आया था। चाचा चाची बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करें। उन लोगों ने इस बारे में मुझसे डिस्कशन किया तो मैंने उनको यही बताया था कि अगर रिश्ता अच्छा है तो आप लोगों को मुस्कान की शादी यहीं पर कर देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुस्कान से बड़ी रूही थी। बड़ी बेटी से पहले वो लोग छोटी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। वो लोग सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की ही शादी करना चाहते थे। मगर रूही की शादी होना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रूही एक टांग से विकलांग होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं आते थे। जबकि मुस्कान खूबसूरत थी, इसलिए उसके रिश्ते आने लगे थे। चाचा चाची इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन लोगों की परेशानी तो मुझसे भी सही नहीं जाती थी और कभी कभी तो मुस्कान को भी अफसोस होता था कि बड़ी बहन की वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा रहे हैं। लेकिन चाचा चाची अपनी दोनों ही बेटियों के लिए परेशान थे। मैंने उनको यही समझाया था कि अगर मुस्कान का रिश्ता आ रहा है तो आप लोग उसकी शादी कर दीजिए। इस दौरान रूही का कोई रिश्ता आ जाता है तो उसकी भी शादी हो जाएगी। हमें रूही की वजह से मुस्कान की उम्र नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अभी मुस्कान के खूबसूरत होने की वजह से उसके रिश्ते आ रहे हैं और उसकी जवानी की उम्र है। लेकिन अगर आगे चलकर उसकी उम्र अगर ज़्यादा हो गई तो उसके रिश्ते नहीं आएंगे। अभी तो आप रूही के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन आगे चलकर आपको कहीं मुस्कान के लिए परेशान ना होना पड़ जाए। मेरी बात चाचा जी को बिल्कुल ठीक लगी थी।
मगर चाची इस बात के लिए राजी नहीं हो रही थी। चाची कहती थी कि पहले ही बड़ी बेटी के रिश्ते नहीं आते, छोटी बेटी की शादी हो गई तो उसके रिश्ते आना और भी बंद हो जाएंगे। इस तरह तो उसकी कभी शादी ही नहीं होगी। मैंने चाची से कहा था कि चाची आप फिक्र मत करो, हमारी रूही की भी शादी जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन आपको पहले मुस्कान के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बात मानते हुए चाचा चाची ने मुस्कान की शादी कर दी थी, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता आया था जहाँ पर मुस्कान बहुत खुश रह सकती थी। अब रूही घर में अकेली रह गई थी। अफसोस तो उसे भी बहुत था कि वो बड़ी थी, पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी, मगर नसीब में पहले मुस्कान की शादी लिखी हुई थी। रूही शुरू से ही मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर मैं उसे बहन की नज़र से देखता था। मैंने कभी भी उन दोनों बहनों पर गंदी नज़र नहीं डाली थी। आखिरकार वो मेरे चाचा की बेटियां थीं। मुस्कान तो मुझे अपना भाई ही समझती थी, लेकिन रूही की अजीब अजीब हरकतें मुझे बहुत परेशान करती थी। जब मैं हॉस्टल में रहता था तब वो मुझे अजीब अजीब से मैसेज करती थी। उसके मैसेज से तंग आकर मैंने उसका नंबर कई बार ब्लॉक कर दिया था। वो कहती थी कि वो मुझे अपना भाई नहीं मानती, वो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है, मगर मुझे अपने कजन्स के साथ दोस्ती बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं था। मैं जब अपने ऑफिस से घर आता था तो रूही मेरे इंतज़ार में दरवाजे पर ही बैठी हुई होती थी और फ़ौरन नौकरानी से मेरे लिए पानी लाने को कहती थी। मुझे उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगती थी। न जाने क्यों वो मेरी फ़िक्र करती थी। मैं बीमार होता तब भी उसे मेरी बहुत फ़िक्र होती थी। वो यही कह देती कि मुस्कान के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। फैजल, तुम भी मुझसे कोई बात नहीं करते हो। तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती बढ़ाकर मेरे अकेलेपन को दूर कर सकते हो। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि उसे मुस्कान की शादी होने का गम सा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था जब एक दिन हम लोगों को एक अजीब सी खबर मिली थी। चाचा जी की दुकान से फ़ोन आया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं जैसे ही उनकी दुकान पर पहुंचा तो उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर चला गया। चाचा जी वहां पर 2 दिन तक एडमिट रहे और फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुई थी। चाचा जी हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। चाची और रूही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला था। चाचा जी की मौत का तो मुझे भी बहुत अफसोस था। आखिरकार वो मेरे पापा के भाई होने के साथ साथ मेरे लिए मेरे पापा के जैसे ही थे। अब वो भी हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। चाची रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि अब आपके बिना रूही के बारे में कौन सोचेगा, आपके बिना हम दोनों का क्या होगा। मैंने चाची को तसल्ली दिलाई थी कि आप फिक्र ना करें, मैं आपका और रूही का ख्याल रखूँगा। आखिर आप लोगों ने भी तो मेरा बचपन से लेकर अब तक मेरा ख्याल रखा है। मैं कभी भी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक बेटे की तरह आप लोगों की सेवा करूंगा। और इसी तरह मैं चाची और रूही का बहुत ख्याल रखता था। मुस्कान तो अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मैंने नोटिस किया था कि चाची बातों ही बातों में मुझसे रूही की शादी की बात किया करती थी। वो बार बार यही कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि रूही की शादी हो जाए, उसके लिए कोई तुम्हारे जैसा ही लड़का मिल जाए। मैंने चाची से कहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं रूही के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों से रूही के बारे में कहा हुआ है। चाची कहती थी कि बेटा, रूही बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उसके लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही लड़के की तलाश है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम जैसा बेटा तो ऊपर वाला हर किसी को दे, जिसे अपने घर वालों की बहुत परवाह है, जो एक अच्छा और ईमानदार इंसान है। मैं चाची से कहता था कि चाची, आपने ही तो मेरी परवरिश की है, मैं अच्छा भी तो आपकी वजह से ही बन सका हूँ। रूही भी मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करती थी। रात के टाइम पर वो मेरे कमरे में आ जाती थी और मेरी फ़िक्रमंद होने लगती थी। कहती थी कि तुम हम लोगों का कितना ख्याल रखते हो। इसी बहाने कभी वो मेरा हाथ पकड़ लिया करती थी तो कभी मुझे कंधे से टच करने की कोशिश करती थी, मगर मैं उससे हमेशा दूर रहता था। मुझे भी उसकी फ़िक्र थी, इसलिए मैंने कई रिश्ते करने वाले लोगों से उसके बारे में बात की हुई थी, लेकिन उसके विकलांग होने की वजह से उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। चाची भी चाचा के मरने के बाद मुझे पहले से ज़्यादा प्यार जताने लगी थी और हर दूसरे तीसरे दिन मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। मुझे मेरे दोस्त ने अपनी शादी के लिए इनवाइट किया हुआ था
और फिर उसकी शादी का दिन भी आ गया था जब हमारे सारे दोस्त उसकी शादी में गए थे। वहाँ जाने के बाद हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम सब लोग बारात में गए हुए थे। यहाँ पर मर्द और औरतों के लिए अलग अलग खाने का इंतज़ाम किया गया था, इसलिए यहाँ पर मर्दों के लिए काफ़ी खुला खुला सा माहौल था। सारे लड़के गानों पर डांस कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। मगर जब मेरे दोस्त का निकाह होने के बाद विदाई का समय आया तो मेरे दोस्त की वाइफ के साथ मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसको पहली नज़र में देखकर बस मैं देखता ही रह गया था। उसके चेहरे से नज़र हटाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने देखा था कि विदाई के टाइम पर उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बारात तो अपने घर वापस जा चुकी थी। मैं भी शादी से खाना खाकर अपने घर वापस आ गया था और यहाँ आने के बाद कपड़े चेंज करके मैं जब अपने बिस्तर पर लेट गया तो मुझे लेटते ही नींद आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। इस 5 मिनट की नींद में मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूम कर रह गया था। वो सपने में मुझसे बातें कर रही थी। तभी अचानक रूही ने आकर मुझे जगा दिया। मैं घबरा कर उठा था और फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं सपना देख रहा हूँ। रूही मुझसे कह रही थी कि चाची को बुखार आ रहा है, उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चले जाओ। रूही की बात सुनकर मैं घबरा गया था और मैं जल्दी से चाची के कमरे में गया। उनको देखा तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गया था। रात का टाइम था, इसलिए कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने एक डॉक्टर के घर का दरवाज़ा बजाया और फिर मैं चाची को दवाई दिलवा कर लाया था। चाची की तबीयत जब कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया था और सोचने लगा था कि काश फिर से मुझे वही सपना आ जाए। लेकिन फिर तो मुझे सारी रात उस लड़की के ख्याल में नींद ही नहीं आई थी और अगले दिन मैं ऑफिस चला गया था। ऑफिस में भी बार बार मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। घर लौटते समय मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा था कि आज जल्दी तैयार हो जाना, रिसेप्शन में जाना है। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। मुझे तैयार होता हुआ देखकर रूही मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम रिसेप्शन में जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं उसे गौर से देखने लगा था। वो कहने लगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर तुम रिसेप्शन में चले गए तो तुम्हें किसी की नज़र लग जाएगी। फिर जल्दी से उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया था और मैं घर से निकल गया था, क्योंकि मेरे दोस्तों की कॉल आ रही थी। हम सब लोग एक साथ मेरे दोस्त की रिसेप्शन में पहुंच गए थे। मेरी नज़रें वहां पहुंचते ही उसी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं बार बार उसे तलाश कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझे दिखाई ही दे गई थी। पर आज तो वो कल से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गुलाबी रंग का सूट और लंबे लंबे बालों की चोटी में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़मीन पर इतनी खूबसूरत लड़कियां भी रहती हैं। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। इस लड़की को देखने के बाद मेरी दिलचस्पी रिसेप्शन से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और मेरे दोस्त बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम कहाँ खोए खोए हो। मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों की तरफ ध्यान लगाया था, क्योंकि मेरी नज़रें बार बार उसी लड़की को तलाश रही थी। मैं आज भी जब घर आया तो मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और बार बार मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। लेकिन मेरे अंदर अब बहुत बेचैनी बढ़ गई थी। मैं उस लड़की से मिलना चाहता था। यही वजह थी कि जैसे ही मेरे दोस्त की शादी को कुछ दिन गुजर गए तो मैंने उसे फ़ौरन उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। मेरे दोस्त को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मैंने आखिर किस लड़की को पसंद किया है। मेरे बताने पर भी वो समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मोबाइल में अपनी शादी के काफ़ी सारे फ़ोटो मुझे दिखाए, जिसमें मुझे वो लड़की मिल गई थी। और फिर मैंने अपने दोस्त को उसके बारे में बताया था तो वह उसे फ़ौरन ही पहचान गया था। वो लड़की उसकी कज़न थी, उसके मामा की बेटी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम अपनी माँ से बात करो, मैं अपनी चाची को इस लड़की के घर लेकर जाना चाहता हूँ इसका रिश्ता मांगने के लिए। मेरी बात सुनकर अचानक मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया। वो मुझे समझाने लगा कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो कहने लगा कि तुम कहाँ और वो कहाँ। मेरे दोस्त का मतलब ये था कि मैं एक अच्छी नौकरी करने वाला, अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का था, जबकि वो मामूली सी और गरीब बाप की
बेटी थी। उसके मुताबिक मैं ऐसी लड़की को डिज़र्व नहीं करता था जो एक गरीब परिवार से हो, मगर मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था। उसने कहा था कि आखिर तुम कैसे इस लड़की के साथ शादी कर सकते हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम नहीं जानते, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और हर हाल में इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी इतनी एक्साइटमेंट देखकर मेरा दोस्त खामोश हो गया था। हालांकि वो कुछ कहना चाहता था या शायद मुझे इस मामले से रोकना चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं रोका। मैंने उसको काम दिया था कि तुम जाकर अपने मामा को बता दो कि मैं कल ही अपनी चाची को लेकर आ रहा हूँ। मैं घर जाकर अपनी चाची को भी इस लड़की के बारे में बताता हूँ ताकि वो इस रिश्ते पर ध्यान दे सके। मैंने घर आकर चाची को लड़की के बारे में बताया तो चाची के होश उड़ गए थे। वो कहने लगी कि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसे कैसे उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जा सकती हूँ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। चाची के बात करने में बहुत घबराहट थी। मैंने कहा चाची, मैं आपको सब बताता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मेरे दोस्त की माँ के भाई की बेटी है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन चाची कहने लगी कि बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करो। मैंने कहा चाची, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं उसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर चाची खामोश हो गई थी और मैंने जिद लगा ली थी कि आपको उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना ही होगा। मेरे कहने के मुताबिक चाची वहाँ पर रिश्ता लेकर तो चली गई थी, मगर मैंने देखा था कि चाची का मूड मेरी तरफ से बहुत ख़राब हो रहा था और इन दिनों रूही का मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने कई बार देखा था कि रूही की आंखों में आंसू होते थे। मैं जब भी उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे बात करने की कोशिश करता तो वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। पहले जिस तरह वो मेरे करीब रहती थी, अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। चाची भी सिर्फ मुझे खाना दिया करती थी और ज़्यादातर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश करती थी। इन लोगों के ऐसे बिहेवियर की मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। चाची का तो मैं जानता था कि वो मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, मगर रूही के बारे में भी मैं नहीं जान सका था कि वो मुझसे खफा खफा सी क्यों रहने लगी है। मुस्कान को भी जब पता चला कि मेरा रिश्ता हो चुका है तो वो बहुत खुश हुई थी, क्योंकि चाची जब उस लड़की के घर मेरा रिश्ता लेकर गई थी तो उसके घर वालों ने फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उनको मेरे दोस्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और उन लोगों से ये बात भी हो गई थी कि हमें लड़की के अलावा दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। वो लोग गरीब थे और उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में होने जा रहा था, इसलिए वो लोग बहुत आसानी से मान गए थे। मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी शादी की तैयारियां मेरे कहने पर चाची कर तो रही थी, मगर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने चाची का मूड ख़राब देखकर उनसे बात की और उनसे कहा कि आप इस रिश्ते के लिए खुश नहीं हैं क्या? आप नहीं चाहती कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो? तो वह कहने लगी कि तुमने हमारी मर्ज़ी कभी चलने ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी से खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे के समान हो, मगर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किसी की खुशियों को मार दिया है। चाची की बातों का मतलब मैं समझ नहीं सका था और ना ही उन्होंने मुझे ठीक से समझाया था। मैं सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात पर था कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ होने जा रही थी। मैं चाची, मुस्कान और अपने थोड़े से दोस्तों के साथ फिजा के घर बारात लेकर चला गया था, मगर हैरानी की बात यह थी कि मेरी शादी में रूही शामिल नहीं हुई थी। न जाने रूही को क्या हो गया था। वो बहुत उदास उदास सी रहने लगी थी और हर टाइम किसी बात पर चाची से झगड़ा करती रहती थी। न जाने वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई थी। फिलहाल मैं तो अपनी खुशियों में मग्न था। मुझे इन लोगों की न जाने क्यों परवाह नहीं हो रही थी। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैं अपनी दुल्हन को विदा करवाकर अपने घर ले आया था। मैं फिजा का साथ पाकर बहुत खुश था क्योंकि अब वो मेरे घर में आ गई थी। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत की थी। मैंने उसे अपनी मोहब्बत और अपनी दिल लगी के बारे में बताया तो उसे भी एहसास हो गया था कि मैं उसे कितना प्यार करता था और फिर धीरे धीरे वो भी मेरी मोहब्बत में डूबती चली गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। फिजा घर के सारे काम किया करती थी, मगर न जाने क्यों चाची और रूही का मूड फिजा की तरफ बहुत ख़राब रहता था।
चाची तो फिजा से ठीक से बात भी नहीं करती थी, जबकि रूही अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। सारा टाइम वो अपने कमरे में रहती थी। एक दिन मुझे फिजा ने बताया था कि रूही की तबीयत ठीक नहीं है। फिजा के मुंह से ये बात सुनकर मुझे रूही के लिए परेशानी होने लगी थी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गया। सोचा कि उसके हालचाल पूछ लेता हूँ और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाता हूँ। मैं रूही के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर देखा तो रूही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लगता था जैसे वो ना जाने कब से रो रही है। मैंने उससे कहा था कि रूही, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इतनी बीमार होती जा रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मेरी बात सुनकर रूही कहने लगी कि आज तुम्हें मेरे कमरे में आने की और मेरे हालचाल पूछने की फुर्सत मिल गई। मैंने कहा, मुझे तो फुर्सत मिल गई है, मगर तुम तो मेरी शादी में भी नहीं गई थी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे कमरे से जा सकते हो। उसकी ऐसी बेरुखी देखकर मैं चिढ़ गया था और फिर मैं उसे इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल आया था। क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा था, जो मुझे नखरे दिखाता था मैं उसे भाव नहीं देता था। फिर जब पूछने भी लगी थी कि रूही को डॉक्टर के यहाँ नहीं लेकर गए, तो मैंने कहा कि वो अपनी हालत की खुद जिम्मेदार हैं, क्या पता उसे क्या हो गया। उधर चाची सारा सारा दिन अपनी बेटी के पास रहती थी। मेरी पत्नी के पास बैठना उनको पसंद नहीं था और ना ही उसके साथ वो कोई बातचीत किया करती थी। फिजा ने कभी भी मुझे रूही और चाची की शिकायत नहीं की थी, जबकि मैं खुद ही घर का माहौल देख लिया करता था। पता नहीं वो दोनों ऐसा क्यों कर रही थी। एक तो मैं इस बात से परेशान था और दूसरी तरफ मुझे एक और परेशानी ने घेर लिया था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके बारे में मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम नामर्द हो और लगता है कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे एक गहरा सदमा लगा था। इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से परेशान हो जाए या फिर मेरी इस बीमारी के बारे में सुनकर मुझे छोड़कर चली जाए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पति की ऐसी बीमारी को सुनकर उसे बहुत जल्द छोड़कर चली जाती हैं। मैं अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान रहता था। फिजा मुझसे पूछती भी थी कि आखिर आपको क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान रहने लगे हो। मैं उसे क्या बताता, मेरे लिए खामोश रहना ही बेहतर था और इसी तरह मैं धीरे धीरे उससे दूर होता गया, बहुत दूर हो गया। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि फिजा ने कभी मुझसे इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं की। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान होता था कि वो भी मेरी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी थी कि जैसा मैं कहता था वो वैसा ही कर लिया करती थी। मेरे आगे उसने कभी भी कोई सवाल नहीं किया था। वो कैसे सब्र कर सकती थी, कैसे इस तरह रह सकती थी। उसकी जगह अगर कोई और औरत होती तो ज़रूर इस बात पर हंगामा करती। आखिरकार पति पत्नी के हक़ में से मैं उसके हिस्से का हक़ पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहती थी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैंने उसे इस बारे में बताने का कई बार सोचा था, लेकिन हर बार मेरी गैरत सामने आ जाती थी और मैं शर्मिंदा होकर उसे कुछ भी नहीं बता पाता था। और रात के टाइम पर जब हम दोनों कमरे में अकेले होते थे तो मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाता था, इसलिए दूसरे वाले कमरे में जाकर सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाता था। कई दिन इसी तरह से गुजर चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी इस बीमारी का क्या करूं। मैं डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी गया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि आपने नामर्दी की दवाई खाई हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने तो कभी कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी ऐसी कंडीशन नामर्दी की हैवी डोज लेने की वजह से हुई है, जिसको लगभग आप 1-1.5 महीने से खा रहे हो। आपका इलाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 10 में से 7% लोग ही इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे अपना इलाज करवाना है, आप मेरा इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर ने मेरे कहने पर मेरा इलाज तो शुरू कर दिया था, मगर मैं इसी सोच में था कि आखिर मैंने ऐसी दवाइयाँ कब और कैसे ली हैं। मैं तो इस बारे में खुद भी
कुछ नहीं जानता था। मैं अपनी ये परेशानी दूर करने के लिए अपने एक दोस्त के पास चला गया था और उसे जब मैंने इस बारे में सब कुछ बताया तो वो कहने लगा कि ज़रूर तुम्हारे घर का ही कोई मेंबर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम खुद तो दवाई नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारे घर का ही कोई मेंबर तुम्हें खाने में मिलाकर ये दवाई दे रहा है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर चौंक गया था। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मेरे घर का कोई मेंबर मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है? मुझे खाना तो मेरी पत्नी दिया करती थी, लेकिन मेरी पत्नी तो ज़्यादातर घर में ही रहती थी। भला उसे ये दवाई कौन ला कर देगा? वो किसी से मिलती जुलती भी नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है उसने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। मेरे दोस्त ने मुझे इतना तो हिंट दे दिया था कि ये सब कुछ मेरा कोई घर वाला ही कर रहा है। इसलिए मैंने अब अपने घर वालों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मैंने अब बहाने बहाने से चाची और रूही से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मैं देख रहा था कि उन लोगों का बिहेवियर कैसा था मेरी पत्नी के साथ, मगर फिर भी मैं ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था ताकि उन लोगों की बातचीत के अंदाज से मुझे पता चल सके कि मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है। मैं अपनी पत्नी पर भी नज़र रखे हुए था, मगर अपनी पत्नी पर मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। एक दिन चाची रूही को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रही थी। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, शाम तक तुम वापस आ जाना, मेरी बात पर वो अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं उसे चाची और रूही के निकलते ही उसके घर छोड़ आया था और उसे मायके के दरवाजे से ही छोड़कर मैं जल्दी से घर वापस आ गया था। मैंने रूही के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे रूही के कमरे में कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक मुझे रूही पर था। वो मेरी शादी से खुश नहीं थी। फिर मैं चाची के कमरे की तरफ चला गया और उनके कमरे की भी पूरी तरह से तलाशी ले चुका था। वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला था। मैंने सोचा कि एक बार मुझे अपने कमरे की भी तलाशी ले लेनी चाहिए। वैसे तो मुझे फ़िज़ा पर शक नहीं था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने फ़िज़ा की कबर्ड और उसके कुछ ज़रूरी सामान की तलाशी ले ली थी। मुझे उसके सामान में भी ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं मिली थी। फिर मैं थक हार कर किचन में ठंडा पानी पीने के लिए आ गया था। मैंने जैसे ही शीशे के गिलास में पानी पिया और पीने के लिए उसे हाथ में लिया तो शीशे का गिलास फिसलकर मेरे हाथ से ज़मीन पर गिर गया था और वो टूट गया था। पानी पीने के लिए मुझे दूसरे गिलास की ज़रूरत थी, जो मुझे किचन में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने गिलास को ढूंढने के लिए एक दो कबर्ड खोल कर देखी थी। मैं ज़्यादा किचन में आता जाता नहीं था, इसलिए मुझे किचन के बर्तनों के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अगला कबर्ड खोलने पर मुझे जो दिखाई दिया उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। कबर्ड में एक साइड को दवाइयों के कुछ रैपर्स रखे हुए थे। मैं उन दवाइयों को लेकर अपने कमरे में आ गया था और मैंने जब गूगल पर इन दवाइयों का नाम सर्च किया तो पता चला कि ये वो नामर्दी की दवाइयाँ हैं जो मुझे खिलाई जा रही हैं। मगर अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये दवाइयाँ घर में कौन लेकर आया है, क्योंकि किचन में ज़्यादातर काम मेरी पत्नी और चाची का ही होता था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये पहेली तो सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही थी। मैंने जल्दी से किचन में जाकर टूटे हुए ग्लास के टुकड़े भी डस्टबिन में फेंक दिए थे। थोड़ी देर के बाद चाची और रूही डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी, जबकि रात के टाइम पर मेरी पत्नी भी घर आ चुकी थी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया था। जो दवाई थी वो मैंने अपने पास रख ली थी। अब मुझे ये देखना था कि किचन के अंदर इस दवाई को तलाश कौन करता है। मैंने देखा कि मेरी पत्नी जब किचन के अंदर गई तो वो नॉर्मल तरीके से अपना काम करती रही और अपना काम हो जाने के बाद वो किचन से बाहर निकल आई थी। मेरी नज़रें किचन पर ही टिकी हुई थी। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। सुबह का नाश्ता मैंने घर के बाहर किया था। अपनी पत्नी से भी नाश्ता करने के लिए मैंने मना कर दिया था और ज़्यादातर खाना चाची ही बनाया करती थी। मेरी पत्नी घर के बाकी काम किया करती थी। जब चाची किचन के अंदर गई तो मैंने उन पर भी नज़र रखी, मगर ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि चाची किचन की तलाशी ले रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मैं समझ गया था कि चाची ज़रूर उसी दवाई को तलाश कर रही है। चाची के चेहरे पर पसीना आने लगा था और वो बार बार इस कबर्ड में जहाँ पर मुझे दवाई रखी हुई मिली थी वहाँ पर तलाशी ले रही थी और उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसी समय मैं किचन में चला गया और चाची से कहने लगा कि ऐसा लगता है चाची आप कुछ तलाश कर रही हैं।
मेरी बात सुनकर अचानक से चाची शॉक्ड रह गई थी और कहने लगी कि नहीं, मैं तो खाना बना रही हूँ। मैंने कहा, कहीं आप ये दवाई तो नहीं ढूंढ रही? चाची ने हैरानी से मुझे पलट कर देखा था और जैसे ही उनकी नज़र मेरे हाथों पर गई तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा, कैसी दवाई? मैं तो कुछ भी नहीं तलाश कर रही। मैंने कहा, चाची आपके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है आप झूठ बोल रही हैं। चाची कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मुझे मिर्च का डिब्बा नहीं मिल रहा, बस वही तलाश कर रही थी। मैंने कहा, मिर्ची का डिब्बा तो आपके ठीक सामने ही रखा हुआ है, तो फिर आप कौन सी मिर्च का डिब्बा ढूंढ रही हैं? मेरी बात पर चाची ने कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि उनका चेहरा मेरे सवालों पर पीला पड़ चुका था। मेरी आंखों में खून खोल उठा था। मैंने चाची से कहा, मैं तो आपको अपनी माँ समान समझता था, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई थी जो आप मुझे नामर्द बनाने पर तैयार हो गई? मेरी बात पहले तो चाची सुनती रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद उनका गुस्सा हाई हो गया था। वो कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं चाहती थी कि अपनी रूही की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी। इस तरह मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी भी बन जाएगी और इस घर में भी रहेगी। तुम हमारे घर के बच्चे हो, उसका बहुत ख्याल रखोगे। मगर तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया। तुमने उसके ही सामने इस घर में दूसरी लड़की को लाकर बिठा दिया। मेरी बेटी तुमसे प्यार करती थी। क्या हो जाता अगर तुम मेरी विकलांग बेटी को एक्सेप्ट कर लेते? सारे ज़माने ने उसे ठुकरा दिया, मगर मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम उससे शादी ज़रूर करोगे। आखिर बचपन से लेकर अब तक मैंने और तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी परवरिश की है। क्या तुम मेरे और मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते थे? मैं तुम्हारी अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर अपनी बेटी को तुम्हारे साथ खुश देखना चाहती थी, मगर जिस दिन से तुमने इस लड़की के साथ शादी की है वो बीमार रहने लगी है। वो पहले से ही विकलांग है, ऊपर से तुम्हारी शादी ने उसे और ज़्यादा बीमार भी बना दिया। मेरी बेटी दिन रात रोती रहती है। दुनिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर उसे उम्मीद थी कि तुम उसे एक्सेप्ट ज़रूर करोगे। यही वजह है कि मैं और मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं करते। मैं तुम्हारे कहने पर इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर तो ले आई हूँ, मगर मैंने इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें खाने में नामर्दी की दवाई देना शुरू कर दी, ताकि तुम नामर्द बनकर रहो और अपनी बीवी से दूर रहो। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को खुद से दूर कर दिया है, इस तरह तुम भी अपनी मोहब्बत से दूर रहो और तुम्हें भी कोई खुशी नसीब ना हो। तुमने हमारी सारी ज़िंदगी की परवरिश का ये सिला दिया। मेरी बेटी बचपन से अपनी आंखों में तुम्हारे सपने सजाए बैठी है, मगर तुमने उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। ये बात कहकर चाची फूट फूट कर रोने लगी थी। चाची की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत भरी हुई थी। उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। रूही मुझसे प्यार करती थी, ये बात तो मैं कभी समझ नहीं पाया था। मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि वो मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मुझे रूही से कभी प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आई ही नहीं थी। मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। कभी मैंने उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचा था, लेकिन मैं जिसे पसंद करता था शादी भी उसी से करना चाहता था। चाची ने बदले की आग में मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उनकी दवाइयों की वजह से मैं नामर्द हो गया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिसकी उन्होंने सारी ज़िंदगी माँ बनकर परवरिश की, वो उसके साथ इतना बड़ा बदला लेने जा रही है। चाची की बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली भी नहीं दी थी, मगर जैसे ही मैं पलटा तो ये देखकर मैं दंग रह गया था कि किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई मेरी पत्नी हम दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। मुझसे खुद की नज़र मिलाते हुए देखकर वो कमरे में चली गई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपसे मोहब्बत है। मैं आपके साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपका प्यार और साथ चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस भरी थी, क्योंकि उसकी तरफ से मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो मेरे लिए एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली पत्नी साबित हुई थी। मगर मैं चाची को इस गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकता था। कई दिनों तक मैं चाची से बहुत नाराज़ रहा था और रूही के कमरे में भी नहीं गया था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती थी।
मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो मेरे साथ अच्छे तरीके से रहती थी। एक दिन हमारे यहाँ रूही के लिए एक अमीर परिवार से रिश्ता आया था। उन लोगों ने खुद चाची से रूही के रिश्ते की बात की थी। उन लोगों का कहना था कि उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़का भी एक टांग से विकलांग था और अमीर होने के बावजूद भी उन्हें अपने बेटे के लिए कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था। किसी ने उन्हें रूही के बारे में बताया तो वो लोग रिश्ता लेकर हमारे घर तक पहुंच गए थे। जब चाची ने लड़के की फ़ोटो देखी और लड़के के पूरे परिवार के बारे में उन्हें पता चला तो चाची इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हुई थी। चाची ने इस रिश्ते के लिए रूही को मना लिया था और इस तरह रूही की शादी एक अच्छे और अमीर परिवार में हो गई। चाची ने अपने किए की मुझसे माफ़ी मांग ली थी और चाची मेरी बड़ी थी, मेरी माँ की जगह थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा इलाज अभी भी डॉक्टर से चल रहा था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लास्ट मोमेंट पर मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। मैंने जब वो टेस्ट करवाए तो सारे ही टेस्ट नॉर्मल आए थे और कुछ समय बाद मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इस खबर को सुनकर मैं फूला नहीं समा रहा था। चाची भी मेरी पत्नी के साथ अब ठीक हो गई थी। सारी पुरानी बातें वो भूल गई थी और उन्होंने मुझे भी पुरानी बातों को भूलने के लिए कहा था। पिछला वक्त मेरे लिए कठिन तो गुजरा था, मगर अब इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद मैं पुरानी बातों को खुद ही भूल गया था और मैंने अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की थी। फिजा ने 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मेरी बेटी के जन्म पर रूही और मुस्कान भी आई थी। रूही को अपने हस्बैंड के साथ खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और इस तरह हम सब लोगों ने अपने अपने घर बसा लिए थे। हम सब लोग अपने अपने परिवार में बहुत खुश रह रहे थे। जो कुछ भी हुआ था वो चाची ने बदले की आग में किया था। बदले की आग में इंसान को कभी भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। बदला लेने से पहले उसे ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम बदला लेने के चक्कर में अगर सामने वाले को तकलीफ़ दे रहे हैं तो याद रहे कि वही तकलीफ़ पलटकर हमें ज़रूर मिलती है। इसलिए बदला लेने के चक्कर में अपने आप को किसी गुनाह में शामिल ना करें। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दें, वो सब के लिए फ़ैसले करने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।